नमस्कार। न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप इस न्यूज पॉइंट में एक के बाद एक गेस्ट देख रहे हैं। लेकिन आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं भाऊ तोरशेकर, जिनसे हम लोग पत्रकारिता सीखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि समाज के साथ कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उसको उसके बिंब को समझा जाता है। ये एक नई पत्रकारिता है। हम लोग यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट पे, लेकिन आज चूंकि बिहार का बड़ा मामला है उस पर भी बातचीत करेंगे और वो कैसे देखते हैं मीडिया की कवरेज, राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग, एक के बाद एक बार इस पर बात करेंगे। नमस्कार बाबू जी। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि तमाम दर्शकों का जो परिवार है वो भी बहुत खुश होगा आपके साथ देखकर। दरअसल बिहार का पूरा चुनाव पर मैं चूंकि बिहार में था, आप बिहार को बाहर से बहुत अच्छे से आपने देखा। आप इसको, इस पूरे चुनाव का जो फर्स्ट फेज तक का है, इसके नैरेटिव्स को कैसे देख रहे हैं? देखो, मैं हमेशा चुनाव वोटर के नज़रिए से देखता हूँ। मैं एनालिस्ट करके या पत्रकार करके नहीं देखता, क्योंकि आखिर चुनाव का जो मामला है वो नतीजों पर आके ख़त्म होता है। तो नतीजे क्या निकलेंगे यही सोच होती है। तो ये देखना पड़ता है कि भाई वोटर क्या सोच रहे हैं। नहीं तो मैं आपको एक ये दिमाग में क्यों आता है। आपको याद होगा 8 साल पहले 2017 में जब मराठा मोर्चा निकलता था मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो बहुत सारे एक के बाद एक मूक मोर्चा निकले थे, कुछ 25-27 निकले थे। तो उस वक्त एक पुलिस के बड़े अफसर ने मुझे पूछा था कि तुम्हारा अंदाज़ा क्या है। तो मैंने बोला उसका कुछ परिणाम, उस वक्त स्थानीय इकाई के चुनाव होने वाले थे 17 के। तो मैं बोला उसका कुछ परिणाम नहीं होगा। तो बोले नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम ये है कि ये मराठा मोर्चा निकल रहा है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, तो क्या वो प्रभावित नहीं करेगा? बोला बिल्कुल नहीं। तो उनको अजीब लगा, क्योंकि पूरे मीडिया में ये छाया था, ये है फडणवीस तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, ये मराठा मोर्चा किस ढंग से जा रहा है। वास्तविकता वो नहीं थी। तो जब मुझे फ़ोन आया तो मैं सातारा के एक गाँव में पूरे बस की प्रतीक्षा कर रहा था। तो वहाँ जो प्राइवेट जीप सर्विस चलती है, वो गांव के सब लड़के मुझे परिचित थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई अच्छा है, मराठा आरक्षण वगैरह आपको मिल जाएगा? वो बोले भाड़ में जाए वो आरक्षण, ये एट्रॉसिटी एक्ट बंद होना चाहिए। तो मैंने बोला क्यों? अरे गांव में इतने केसेस पड़े हम लोगों पर। तो ये असली मामला था। तो जब फिर वो पुणे में मैं पहुंचा, फिर उन्होंने फ़ोन किया, तो उनको भरोसा वो नहीं हो रहा था कि ये भाऊ क्या बात कर रहा है। तो बाद में जब नतीजे आए तो वो घर में आके बैठ गए, मुझे समझाओ आप कैसा असेसमेंट करते हो। तो मैंने बोला कि मैं ये सब ऐसा लोगों से बात करता हूँ। तो बोला हम भी लोग, हमारा भी जो पुलिस का ये स्पेशल ब्रांच होता है वो भी आम लोगों से ही बात करता है। तो मैंने बोला नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप उनके प्रवक्ताओं से बात करते हैं, जो मोर्चा निकालने वाली संगठन हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके नेता हो। मैं आम मराठाओं से बात की है, और अगर वो बोल रहे हैं कि हमको एट्रॉसिटी एक्ट, क्योंकि 99% केसेस मराठाओं पर थी, गालियाँ ब्राह्मण के नाम से दे रहे हैं, लेकिन एट्रॉसिटी किसके नाम पर आ रही? मराठाओं के। तो इसलिए वो कहते थे कि हमको कुछ भी करके ये एट्रॉसिटी एक्ट से छुटकारा चाहिए। तो ये असलियत है। लेकिन मीडिया क्या पेश कर रहा था? तो मैंने बोला मीडिया जो पेश कर रहा है वो भी आपकी तरीके से प्रवक्ताओं से बात कर रहे हैं। प्रवक्ता अपना एजेंडा बताता है, ना कि जनता की मानसिकता बताता है। तो मेरा ये तरीका होता है, लोग क्या बोलते हैं, एसटी स्टैंड पर हो, कहीं होटल में बैठे हो। अब देखो महाराष्ट्र का जो चुनाव था, तो मैं 5 जिले घूम रहा था एक हफ्ता। तो हम सांगली में जत एक तहसील है, वहाँ से निकलकर कराड़ जा रहे थे। हाईवे पर एक खुले ऐसे चाय वाली की दुकान थी, खुली थी छोटी सी। तो वहाँ बैठकर कुछ खाएंगे मगर तय किया था। तो 3 लोग ऐसे एक दूसरे से पॉलिटिकल बात कर रहे थे। तो मुझे अजीब लगा, मैं जाके उनके साइड में बैठ गया और बोला माफ़ करो, मुझे आपकी बातें अच्छी लगी तो सुनना चाहता हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, आपका क्या पॉलिटिकल। तो बोला आप क्या करते हो? तो बोला मैं तो रिटायर हूँ, मैं सरकारी कर्मचारी था वगैरह। तो वो खुलकर बात करने लगे। और वो तीनों के तीन हमारे यहाँ कीर्तनकार, प्रवचनकार होते हो। तो उन्होंने बताया कि बटोगे तो कटोगे, हम गांव गांव में जैसे
समझा रहे। तो ये तो मैं हैरान हो गया, अरे ये तो हमको पता ही नहीं था, मैं पत्रकार हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था। तो जब उसके बाद मैं पुणे लौटा तो मैंने आरएसएस से कांटेक्ट किया कि भाई ये मुझे, हाँ बोले, 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव के बाद पंढरपुर की वारी ख़त्म हुई और हमने कीर्तनकारों का एक 4,500 लोगों का एक सम्मेलन किया था, और उसमें हमने उनको ये नैरेटिव दिया है कि अगर सरकार बीजेपी की यदि हिंदुत्ववादी नहीं आई तो शायद पंढरपुर की वारी बैन हो सकती है, चातुर्मास बैन हो सकता है। तो ये अब फर्क ये होता है कि कीर्तनकार जो है वो उस गांव में बैठा है, 3-4 गांव के लोग 1,800 इकट्ठा हुए, तो उनके साथ वो 4-4, 6-6 घंटे इंटरेक्ट करता है। मोदी आए, अमित शाह आए, फडणवीस आए, आधा 1 घंटे में निकल गए, लेकिन ये उनसे इंटरेक्ट करता है। तो ये प्रभावी होगा, ये मेरा अंदाज़ा था, और इसलिए मैंने बोला था कि 160 से लेकर अजीत दादा छोड़कर एकनाथ शिंदे और फडणवीस मिलकर 160 से ज़्यादा लाएंगे। तो सब पत्रकार हमारे मराठी हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, और हो गया। तब बोले क्यों? अरे मैंने बोला लोगों से बात की है। तो मेरा तरीका ये होता है कि आम जो वोटर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो जब दिमाग हम देखते हैं तो समझ में आता है कि क्या क्या प्लस पॉइंट होते हैं और क्या क्या माइनस पॉइंट होते हैं। उस ढंग से मैं असेसमेंट करता हूँ। अच्छा, तो बिहार के चुनाव का आपको क्या असेसमेंट लग रहा है कि बिहार के चुनाव में क्या मुद्दा आपको लगता है कि जो रहा होगा? तेजस्वी को एकदम युवा बना के, जिस तरह से कि उसकी टी शर्ट कौन से रंग की है उससे वो लोगों से जुड़ रहा है, ये आपको बिहार के चुनाव का? नहीं, ये ठीक है, वो इवेंट बना रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, ये मार्केटिंग है। लेकिन जब आप मार्केटिंग करते हो ना, तो आप इश्तेहार देते हो, एडवर्टाइज देते हो, बहुत टीवी पर या अखबार में सब जगह करोगे, लेकिन जो खरीदने वाला है वो अगर दुकान में जाएगा तो वहाँ भी माल तो होना चाहिए। तेजस्वी का माल अगर दुकान में नहीं है, गोडाउन में नहीं है, तो आप एडवर्टाइज करने से क्या फ़ायदा है? लेकिन नीतीश या बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट का माल दुकान दुकान में पड़ा है, लोगों के पास पहुंचा है, लोगों ने खरीदा है। आप पूछोगे कैसे? तो वो 10,000 रुपये दिए कुछ महिलाओं के लिए। फिर जब नीतीश पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने बच्चियों के लिए साइकिल दी थी। अब वो साइकिल देने के बाद 20 साल निकल गए, तो वो जो 15 साल की बच्ची थी वो अब 35 साल की हो गई, शायद उसकी बच्चियां कॉलेज या स्कूल में जा रही है। तो वो जो इम्पैक्ट, अब वो क्या सोचेगी? वो तो वोटर हो गई, 35 साल की है, अब अच्छी वोटर है, मैच्योर उम्र की वोटर है महिला, और वो सोचेगी कि मुझे तो साइकिल मिली थी लेकिन अब तो 10,000 मिलते। यानी ग्रेजुअली प्रमोशन हो रहा है, सही हो रहा है। हमने जिसको चुना था वो सही रास्ते पर निकल पड़ी है गवर्नमेंट, तो वो क्यों बदलूँ मैं? एक बात होती है ना, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे होती है, कई घर में हमारे 10-15 अलग अलग चीज़ें होती है, कीमती होती है, लेकिन वो चल रही है तो हम बदलते नहीं। चल रही है ना, क्यों बदले भाई? और इसका 10, 15, 25 हज़ार रुपये क्यों खर्चा करें? चल रहा है ना, देखते हैं और 2 साल चल रहे हैं तो बदलेंगे नहीं। तो ये बदलाव की राजनीति वगैरह ये बंद केबिन में एसी में बैठे लोगों के दिमाग के ऊपर से, वो नीचे नहीं है। अब देखिए, वो 10,000 की कीमत क्या है वो आपको नहीं समझ में आएगी, वो महिला को समझ में आती है। मुझे याद है जब मराठी को अभिजात दर्जा दिया गया था तो उसका फंक्शन था, उसमें आशा भोसले को बुलाया था। तो जो सम्मेलन का प्रोग्राम था वो अभिजात मराठी के लिए था, लेकिन आशा भोसले वहाँ वो लाडली बहना उस पर बोली। वो बोली, मुझे आज अगर सबसे ज़्यादा लगता है कि 1949 में 50 में अगर ऐसी कोई स्कीम होती तो मैं कम से कम 2 समय का खाना खाती। उस समय का मुख्यमंत्री ऐसे नहीं था, ये हमारा दुर्भाग्य है। आज वो करोड़ों की मालकिन है, लेकिन जब पेट भूखा होता है तब 1,500 रुपये की कीमत क्या होती है वो इंटेलेक्चुअल नहीं समझ पाए, लेकिन करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद
आशा भोसले समझ पा रही थी, लेकिन जो एनालिस्ट है वो नहीं समझ पा रहे। तो जो आशा भोसले का दिमाग था, भूखे पेट का दिमाग, अगर आज 1500 रुपये जिसके पास जा रहे, वो महिला कैसे रिएक्ट होगी, ये मैं काउंट करता हूँ, जो ओपिनियन पोल में नहीं मिलेगा। ओपिनियन पोल में हेड काउंट होता है, लेकिन हेड के अंदर जो होता है वो काउंट नहीं होता। मैं उस पर खबर भी मैं देखता हूँ, तो मुझे जो खबर है दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रही है, क्या भाव करेगा, तो उसके पीछे कुछ है क्या, वो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मेरा जर्नलिज्म का वो तरीका है, और कुछ ना कुछ तो निकल आता है। नहीं, तो बिहार में उसी ढंग से देखो, मैं पिछले कम से कम 1.5 महीने 2 महीने से बोल रहा हूँ कि मेरा अंदाज, जब टाइम टेबल भी डिक्लेयर नहीं हुआ था, तब मैंने ओमकार जी, अभिषेक है, उनके साथ मैंने बोला था मेरा अंदाज़ा 150 है। तो 150 कहाँ से आते, तो 150 का मतलब ये था कि सामने अगर कोई लड़ने को तैयार नहीं है, लड़ने की मूड में नहीं है, वो टाइम पास कर रहे हैं। ये चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा, आप करो या ना करो, आप डिक्लेयर करो नहीं करोगे, ये तो क्रूशियल टाइम आपने गंवा दिया है। इसका मतलब आप लड़ने के मूड में नहीं हो। जैसे आपने परसों वो लड़कियां देखी होगी, उनका जो कोच है अमोल मुजुमदार, वो क्या बोला कि ये क्या क्या लड़कियां सवाल पूछते, मेरे तो बाल पक गए, बोला ना प्राइम मिनिस्टर को। तो वो फिर वो लड़कियां बोल रहे थे, बोले हम परिवार बन गए, और 2017 में पिछली बार मिले थे, तब हमारे पास ट्रॉफी नहीं थी, आज ट्रॉफी लेकर रहे। तो वो मोटिवेट कहाँ से हुई और कहाँ से एक ग्रुप बनकर काम कर रही है, उसका अंदाज़ा आपको मिलता है। आप सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं देखना है, उनकी मेंटेलिटी भी देखनी है। वो जीतने के लिए मैदान में उतरी थी, और एक लड़की तो उसमें, उसका नाम भी मुझे, वो 15 फीट ऊपर एक हाथ से कैच लिया, ये छोटी बात नहीं है। वो कहाँ से आ गई, एक तरीके से जादू है। लेकिन वो उस मोटिवेशन से बंधी थी, और उन्होंने बोला कि उस वक्त भी हम हारे थे, हमारे पास ट्रॉफी नहीं थी, लेकिन आप बोले चले मैच तो ख़त्म कहाँ हुए, फिर से खेलना है। तो हम वहाँ से मोटिवेट हुए। तो अगर वो मोटिवेशन आप बाजू में रखोगे तो आप इस जीत का एनालिसिस नहीं कर पाते। तो बिल्कुल मैं उसी ढंग से सोचता हूँ, ये कहाँ से मोटिवेट हुए। तो इसलिए मैंने 150 जो बोला 2 महीने पहले, आज मेरा एनालिसिस और बदल गया, लेकिन उस वक्त बोला था क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लड़ने के मूड में नहीं है। और अगर सामने वाला लड़ने के मूड में नहीं है तो आपके लिए चुनाव आसान हो जाता है, और उससे भी ज़्यादा आप मेहनत करते दिखते हो। तो 150 बहुमत से भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने 150 बोला था। लेकिन 1.5 महीने में और सिचुएशन बदल गई है। तो अब आपका क्या आइडिया कह रहा है? अब मेरा अंदाज़ा है कि 170-80 तक जाएगा, और शायद सुनामी हो सकती है, 200 तक पहुंच जाएगा। ये तो और इसका कारण भी है, क्योंकि कुछ बैकग्राउंड मुझे मालूम है जी, और मैंने इनके पॉडकास्ट में पहले से बता दिया है कि महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होने के बाद हमारे यहाँ जो आरएसएस के कार्यकर्ता और नेता काम कर रहे थे, वो निकल गए थे दिल्ली और बिहार के लिए। बहुत सारे दिल्ली के लिए गए थे, क्योंकि दिल्ली 3 महीने के बाद थी, और आपके बिहार के लिए जो गए थे, वो उनमें से कुछ चुनिंदा नेता थे जो प्लानिंग करने वाले थे, वो बिहार के लिए पहुंच गए थे। और वो किस ढंग से प्लानिंग करते, उनका एजेंडा क्या है, ये मुझे मालूम था। अब आरएसएस का दिल्ली के लिए, महाराष्ट्र के लिए जो एजेंडा था, वो एजेंडा ये था कि वो पहली बात दिल्ली के पूरे 70 सीट जीतने हैं, ये दिमाग से काम कर रहे थे। महाराष्ट्र में आप देखो तो उनका एजेंडा ये था कि 288 सीटें जीतनी है। किस पार्टी की होगी मालूम नहीं, हमको एनडीए की 288 सीटें जीतनी है, यह। और इसके लिए क्या था, कम से कम एक वोटर से 3 या 4 बार बात होनी चाहिए। 3 बार नहीं होगी, शायद 4 बार तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन 2 बार तो होगी। और जब 2 बार होती है तो उसके दिमाग में कुछ बातें पक्की हो जाती है कि भाई तुमको क्या मिला है, क्या ये गंवाना चाहते हो। इस ढंग से पर्सन टू पर्सन, 1 to 1
जब होता है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है जितना मोदी की मीटिंग से नहीं होगा। अगर ये एजेंडा जो बिहार के लिए था, मुझे मालूम है वो, कि एक वोटर से कम 5 बार बात होनी चाहिए। 5 बार नहीं तो 3 बार तो हुई होगी, 2 बार 3 बार होती है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। और दूसरी तरफ आप एक बार मिलने के लिए भी अवसर अपने ही कैंडिडेट को नहीं दे रहे, क्योंकि आपके सीट का बंटवारा पर्चा भरने का टाइम खत्म होने तक नहीं हुआ था। यानी एक तरीके से सीट का, महागठबंधन के सीट का बंटवारा जो है वो चुनाव आयोग ने कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो फाइनल सीटें तय कर दी वो तो अभी है। वो कहीं मैत्रीपूर्ण लड़त हो सकती है, कहीं सिंगल हो सकती है, लेकिन आप सीट का बंटवारा तक नहीं कर पाए। और ये शुरू हो गए थे, और शुरू हो गए तो बीजेपी का कैंडिडेट है, जेडीयू का है, बात नहीं है, आरएसएस का कार्यकर्ता काम कर रहा था, जो एक्चुअली बोनस है। पार्टियां काम कर रही है, गठबंधन काम कर रहा है, वो अलग से है, और आरएसएस का काम बिल्कुल अलग था। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, पुरंदर करके कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ के एमएलए विजय शिवतारे, उनका जो इलेक्शन मैनेजर था, उसने मुझे एक बात बताई कि हम काम कर रहे थे, बीजेपी वाले हमारे साथ काम कर रहे थे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का हमारा एक कमेटी था वगैरह वगैरह, लेकिन आरएसएस हमसे इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था। वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे और हम क्या कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन लेते थे, उनकी जो इंफॉर्मेशन है हमें देते थे। बाकी आरएसएस वाले क्या कर रहे थे हमको पता नहीं, लेकिन डे टू डे उनका जो नोडल ऑफिसर था वो मेरे से बात करता था। मैंने बोला लेकिन वो क्या करता था? बोला उसका एक ही काम था, उसको पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आरएसएस के जितने लोग हैं उसकी लिस्ट उसके पास थी। कौन आज घर से नहीं निकला उसको मालूम होता था। वो उसको फ़ोन करके चल चल निकल, तू क्यों, क्या कर रहा है, तू घर में क्यों बैठा है? तो वो अपने आप में एक एक गांव जाकर बात कर रहे थे। तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बिहार में भी दिखाई देगा। राहुल गांधी को लेकर मतलब इतना बड़ा जोर शोर के साथ बिहार चुनाव के लिए उसने एक बड़ी तैयारी की, वोट चोरी, जनाधिकार यात्रा, और उसके बाद फिर एकदम गायब। तो राहुल गांधी ये रीजनल पार्टियों के साथ, चाहे वो हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी देखा कि बहुत ज़्यादा एकदम अजीब आइडिया था, फिर यूपी में भी देख रहे हैं, वो उनको लगता क्या है कि वो, और रीजनल पार्टियां क्यों उसके साथ अभी भी अलाइन कर रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। इस बिहार चुनाव में ना मुख्यमंत्री, उसने 3 बार कहा, किस तरह से कहा तेजस्वी ने, आपने देखा होगा कि बिल्कुल होल हार्टेडली लग रहा है कि भाई देश का प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, और ये उसने एक बार नहीं किया, जबकि वो राहुल गांधी अगर हम देखें तो तेजस्वी के कंधे पे चढ़ के चुनाव लड़ रहे। नहीं, वो उनकी लाचारी भी है। क्या है कि देखो, एक बात होती है कि आप रीजनल पार्टी हो, आप रीजनल पार्टी रहो ना, आप नेशनल पार्टी से पंगा क्यों ले रहे हो? आप वहाँ की बीजेपी है उससे लड़ो, कोई बात नहीं, आप मोदी से पंगा क्यों ले रहे हो? अब मोदी से पंगा लेना है तो आपको ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में आना पड़ता है, जबकि बिहार के बाहर आप हो ही नहीं, ठीक है? तो फिर आपको राहुल गांधी का एजेंडा लेना पड़ता है, और राहुल गांधी का एजेंडा लेते हो आप, तो उसके पीछे वो जितना जाएगा आप घसीटते जाओगे। तो ये पहले आपको महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसके बारे में समझाता हूँ। देखो क्या होता है, महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में एक बात हो गई, ये हमारा बच्चू कडू नाम का लोकल लीडर है, उसकी छोटी पार्टी है, उसके 2 एमएलए थे, 8-10 कैंडिडेट लड़ाता था। फिर दूसरे ये विरार का हमारा हितेंद्र ठाकुर है, उसकी भी लोकल पार्टी थी, वो ख़त्म हो गई। हाँ, वंचित बहुजन आघाड़ी है, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि आप लोकल पार्टी हो, आप लोकल इशू पर लड़ो, नेशनल लेवल के इशू आपके है ही नहीं। लेकिन ये 2 हाथियों के पैरों के नीचे आके वो ख़त्म हो गए। बच्चू कडू का भी एक भी एमएलए नहीं है, हितेंद्र ठाकुर का भी नहीं बचा, एक तो हमारे क्या उसको विनय कोरे की जनसुराज पार्टी है, उसका एक बच्चा है। तो आप जब इनके पीछे दौड़ते हो तो उनका एजेंडा आपके कंधे पर आ जाता है, और आपका एजेंडा उनके लिए कुछ है ही नहीं। तो
मैं मानता हूँ कि ये लोकल पार्टियों की गलती है कि आप क्षेत्रीय पार्टी हो, आप क्षेत्रीय पार्टी बन के रहो, नेशनल एजेंडे से हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपकी राजनीति चलती है क्योंकि आप लोकल इशू पर लड़ते हो, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई इनकी, और इसलिए हो गया है कि फिर आप उनकी कठपुतली बन के रह गए। आप फिर इंडिया गठबंधन, हमको इंडिया गठबंधन से मतलब नहीं, हमको बिहार से मतलब है, बस वही पकड़ के बैठ जाओ तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर ये देखो आपका क्या बोलते हैं उसको, झारखंड वाला कौन अपना हो, हेमंत सोरेन, वो जब अरेस्ट हुआ उसके बाद उसने लोकल लेवल पर रहा है, और उसके बाद की राजनीति में भी वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे, वो टिक गया ना। उसका कारण वो है कि वो कांग्रेस का, राहुल गांधी का पिछलग्गू नहीं हुआ। आना है आओ, आपको 10 सीटें देते, बस इतनी आपके औकात तो नहीं तो निकल जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन वो अपने एजेंडे पर रहा और टिक गया। लेकिन बाकी जो क्षेत्रीय दल है वो मार खा रहे हैं, इसका कारण वो तय नहीं कर पा रहे कि उनका अपना एजेंडा क्या है। आप क्षेत्रीय दल हो, आप क्षेत्रीय दल रहो। चंद्रा बाबू की यही हालत हो गई थी, नीतीश की वही हालत हो गई ना, 2 बार इधर से उधर हो गया। वरना नीतीश की हालत क्या की, 2010 का चुनाव आप देखो तो 115 एमएलए थे उसके, लेकिन बीजेपी, एंटी बीजेपी के पॉलिटिक्स में जाकर उसको अपनी 15 जगह सीटें लालू के लिए छोड़नी पड़ी। लालू की 24 सीटें थी, उनको 100 सीटें, और नीतीश को 100 सीटें। उससे लालू का रिवाइवल हो गया लोकल लेवल पर। कांग्रेस 3 सीटें थी, कांग्रेस कुछ 20-22 पर तक आ गई, तो रिवाइवल कांग्रेस का हुआ, आरजेडी का हुआ। मार किसने खाया? नीतीश ने। क्योंकि तुम लोकल पार्टी हो, बिहार के बाहर आपका कोई वजूद नहीं है। ये पहली अपनी औकात समझो तो आप सर्वाइव होते हो। और राहुल गांधी ने जैसे वोट जनाधिकार यात्रा, उसका बिहार की उससे राजनीति से मतलब नहीं, राहुल गांधी को राजनीति से कोई मतलब नहीं। मैं एक चुटकुला जैसा आपकी कहानी बताऊंगा। एक इंसान मुंबई वीटी स्टेशन जो है वहाँ आएगा, बोले मुझे बहुत जल्दी आज जाना है, निकलना है, तो टिकट नहीं मिली उसकी रिजर्वेशन, तो जाके अड़ गया वो खिड़की पर, विंडो पर, नहीं मुझे अमृतसर जाना है, मुझे टिकट चाहिए कुछ भी करके। तो उसने देखा, वो समझा रहा है बिल्कुल अभी रिजर्वेशन नहीं है, नहीं। तो बोला एक रास्ता है, यहाँ पिछले बाजू मेन रोड पर जाओगे तो वह जीपीओ है, आप डाक से जा सकते हो फास्ट। तो बोला डाक का भी टिकट होता है? हाँ बिल्कुल होता है। वो जाता है जीपीओ में, बोलता है मुझे एक अमृतसर का टिकट दो। अब पोस्ट ऑफिस में अगर कोई अमृतसर जाने की टिकट मांगे तो सोचेगा क्या? वो बोलेगा अच्छा 100 रुपये दे दो, वो 100 रुपये का उसको स्टैम्प दे देता है, वो आता है, ट्रेन में बैठ जाता है। अब गाड़ी तो अमृतसर की निकल पड़ी, फिर बीच में कहीं टीटीआई आता है, टिकट पूछता है, तो वो ऐसे दिखाता है। तो टोपी थी, उस पर टिकट लगाए थे, तो ऊपर दिखा तो बर्फ पर बैठा है, उसको पूछते नीचे बैठे उसका टिकट है आपके पास? तो बोले नहीं वो तो मेरा कोई नहीं है। तो फिर उसको पूछता है टिकट का है? अरे क्या है, दिखाई नहीं देता, ये देखो टोपी पर देखो। तो वो देखता है तो पोस्ट के स्टैम्प है। बोले ये क्या है? बोले अमृतसर का टिकट है, मैंने जीपीओ से खरीदा है। बोलता है अच्छा। तो बोले हाँ एक बात हो गई, आप गलत डिब्बे में चढ़ गए, अगले स्टेशन मेरे साथ चलो, मैं सही डिब्बे में आपको बैठा देता हूँ। तो अगले स्टेशन पर उसको उतरता है, और जो रेल में जो डाक का डिब्बा है, बोलता है ये देखो डाक लिखा है ना, पोस्टर ये है। तो वो घुस जाता है, तो डाक वाले उसको बाहर निकालते हैं, ये पैसेंजर का नहीं है। वो तगड़ी ताकत लगाकर झगड़ा होता है, इतने में गाड़ी छूट जाती है। अब दौड़ती गाड़ी में उसको धक्के मारकर गिरा नहीं सकते, तो उसको बहुत पीटते हैं, ये लात घुस्से मारते हैं, बहुत पीटते हैं। अब ये बात होती है कि इसको पीटते हैं, लात मारते हैं, घुसे मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, और ये हंस रहा है। तो उनको अजीब लगता है क्या इंसान है, साले पीट रहे हैं
फिर भी हंस रहा है। फिर बोलते ठीक है बाद में देखेंगे। एक बता, बोले तुझे इतना पीट रहे थे, मार रहे थे, तुझे गुस्सा नहीं आया? बोले हंसू नहीं तो क्या करूं, स्टैम्प इधर लगे और आप ठप्पे तो पीठ पर मार रहे हो। वो राहुल गांधी की लॉजिक है। राहुल गांधी आपको समझना है तो वो क्यों हंस रहा है? राहुल गांधी देखो, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, यानी वो मार क्यों रहे? आपका टिकट गलत है ये तक पता नहीं, वो हंस रहा है कि ठप्पा मार रहे हो, लात मार रहे हो, बोलता है ठप्पा मार रहे हो, क्योंकि पोस्टल स्टैम्प पर ठप्पा मारा जाता है। तो लात मार रहे हो और ठप्पा मार रहे हो, ये भी फर्क जिसको समझने नहीं आता, इस लेवल पर जब इंसान का दिमाग चलता है तो उसका राहुल गांधी हो जाता है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो कुछ राहुल गांधी यहाँ करे हैं, महाराष्ट्र में करे, दिल्ली में भी करे, तो मैं मानता हूँ कि उनका लॉजिक उस ढंग से चलता है कि बोलते मैं तो नेहरू खानदान का हूँ, मुझे तो लोगों ने वोट देना चाहिए, किस लिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो ओपनली बोलते हैं ना कि डेमोक्रेसी बचानी है और बचाना मेरा काम नहीं है। तो तू क्या कर रहा है भाई मंच पर, ये बोल रहा है। और इसमें देखो न्यूट्रल मीडिया जो है या मेनस्ट्रीम मीडिया है, उसकी मुझे दया आती है कि इसमें भी कुछ है, ये ढूंढने की कोशिश करते। तो राहुल गांधी का पूरा अब बिहार के लिए जो कुछ कर रहे थे वो देखा, तो जो मुद्दे थे ही नहीं बिहार के लिए, वोट चोरी वगैरह मुद्दा नहीं था। अरे वोट चोरी लोगों ने देखी है, पूरा बूथ चोरी होता था। ये जिन लोगों ने देखा है, आप उनको लेकर ये वोटर लिस्ट दिखा के बोलोगे कि वोट चोरी हो गए, तो लोगों को अपील नहीं होगा ना। ये बचकानी हरकत लगती है लोगों को, तो इसलिए सीरियस नहीं था। और जब समय आ गया चुनाव का तो ये निकल गए विदेश में, कहीं कोलंबिया या वियतनाम वगैरह। तो वो सीरियस नहीं है। अगर वो खुद सीरियस नहीं है तो लोग उनको सीरियसली नहीं लेते। आखिरी सवाल है कि जो पीएम मोदी ने इसमें खुद से तय किया, जब मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने जंगल राज के मुद्दे पे उन्होंने अपनी टीम के लोगों को कहा, जब ये कहा जंगल राज मुद्दा है, उन्होंने कहा कि तुम इतनी बार जंगल राज बता चुके, लेकिन क्या अखबारों की क्लिप दी है? क्या उस समय जो अखबारों में घटनाएं हुई क्या वो आपने दी हैं? और उन्होंने ये बाकायदा एक कैंपेन दी कि जंगल राज अगर था तो वो हम अपने मुंह से नहीं कह रहे, आप इन अखबारों को देखो, इन घटनाओं को देखो, इस तरह से। और मुझे लगता है कि लास्ट तक आते आते पूरा मुद्दा हमने देखा लगभग जंगल राज पे आ गया। तो क्या पीएम मोदी का कनेक्ट जो स्थानीय नेता वो नहीं पकड़ पाते, वो पकड़ लेते हैं, उसके लिए क्या मतलब तरीका है? तो जंगल राज की जो बात मोदी ने कही, वो लोगों से कनेक्ट होने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ याद दिलाना ज़रूरी होता है। देखो याद का मतलब क्या होता है कि हम आज के ज़माने में जिसको डम्ब डेटा बोलते हैं, लोगों की मेमोरी जो होती है ना, कहा जाता है कि लोगों की मेमोरी वीक होती है, वीक नहीं होती वो। अब मैं पुराने किस्से बोलता हूँ तो लोगों को याद मालूम है ना ये हुआ था, लेकिन उनके डम डेटा में मैं क्लिक करता हूँ तो अरे बिल्कुल ये बिल्कुल सही बोला आपने। तो वैसे लोगों के दिमाग में, मेमोरी में जंगल राज है, सिर्फ उसको याद दिलाना ज़रूरी होता है। तो मोदी ने वो किया, उससे ज़्यादा करने की। और जब आपके बुज़ुर्ग घर में बोलते हैं, जब आज समझो 20-22 साल के बच्चे हो गए, जवान लड़के हो गए, वो पूछेंगे ना मोदी जी बोले उस वक्त क्या हो रहा था, वो पूछेंगे। जो क्यूरियस है, जो ज़्यादा है वो गूगल करेंगे, तो वो सब निकल आएगा। ये बात पुराने ज़माने की नहीं, अभी अभी की है ना। 2020 में तो इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आए थे 2000 के आसपास। तो लालू का राज जो था उस वक्त तो 5 साल मोबाइल थे। तो ये सब रिकॉर्ड हुआ है, डिजिटली रिकॉर्ड हुआ है, लोगों के पास भी है। तो वो ये हो गया। और लोग, मैंने जो बोला कि भाई इससे बुरी सिचुएशन आ सकती है तो नहीं चाहिए। बस मोदी जी को वो दिखाना था। वो मैंने मेरा मराठी या हिंदी वीडियो में वो बोल भी दिया कि बिहार में गब्बर सिंह का प्रभाव दिखाई देगा। तो गब्बर सिंह का वो डायलॉग है ना, 50-50 कोस दूर, जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर आएगा। तो मोदी ने और कुछ नहीं किया, बस गब्बर का वो डायलॉग अलग शब्दों में बोला है, देखो संभाल कर वोटिंग करो,
नहीं तो लालू फिर आ जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी है ना, उनके दिमाग में है, उनके दिमाग में है, उसको सिर्फ ज़रा जगाना पड़ता है कि भाई हाँ हाँ, लोग बोलने लगते हैं। मैंने वो मुस्लिम लड़कियों का एक वीडियो देखा, मैं हैरान हो गया। बोली क्यों, हमको 4 बजे के पहले घर में बंद होना है? बिल्कुल नहीं होना है, हमको कॉलेज जाना है, अंधेरा होने के बाद भी घूमना है। तेजस्वी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो बोल रही है कि हमको लालू का रिपीट नहीं चाहिए। ये समझने जैसी बात है। अब जिसको समझना नहीं है उसको आप नहीं समझा सकते। जी। जो दूसरी तरफ, मुझे तो उनकी दया आती है कि उनको भी शायद मालूम है, लेकिन क्या होता है आखिर तक बोलना पड़ता है कि 4 बॉल बचे, 4 ओवर बचे, तो मैच हारती दिखाई देती है ना, फिर भी वो बोलते नहीं नहीं कुछ होगा। और हमने भी ये किया है। मैं ऐसे दूसरे की मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मैंने देखो, हमारे ज़माने में गावस्कर का ज़माना था ना। मैं बोलता हूँ कि गावस्कर का वो जो वाडेकर वगैरह उनकी टीम थी, तो 7 बैट्समैन होते थे, 7 बैट्समैन होते थे, यानी 7वां विकेट कीपर बैट्समैन होता था, और आखिरी 4 लोग हैं बॉलर होते थे। तो अगर 50-60 में 6 विकेट गिर गई है तो बचे तो लास्ट 3 पेयर बची है ना, वो 300 करे कैसे करेंगे? हाँ, 100-150 तक जाएंगे। लेकिन हम उस वक्त क्या बोलते थे, नहीं नहीं बेदी ने एक बार 80 किया है, प्रसन्ना वेंकट राघवन की सेंचुरी है, ये हम बोलते थे ना, मैं बोला हूँ। क्योंकि हमारी पार्टी, हमारा देश, हमारी टीम हारेगी ये पसंद नहीं करते थे ना, तो झूठा दिलासा अपने आप को दे रहे थे। हमको मालूम है वेंकट, अरे अच्छे 5 बैट्समैन गए हैं, अगर 50 ओवर में गए तो बाकी के करेंगे क्या, कितना करेंगे? कितना भी ऑलराउंडर हो, फिर भी वो बॉलर करके लिया है उसको। तो वो जो देख रहे हैं उनको भी पता है कि हाथ से निकल गया, लेकिन फिर भी वो खुद को झुटलाना चाहते। वो जो क्या शेर है ना आपका कि हमको भी हकीकत पता है जन्नत की, तो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो वैसी बात होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सच्चाई स्वीकार नहीं करते, आयन रैंड नाम की बड़ी अंग्रेजी लेखिका है, उसकी किताब है एटलास श्रग, तो उसमें वो बोलती है कि आप सच्चाई नकार सकते हो लेकिन उसके परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। तो ये अपोजिशन परिणाम भुगत रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद। हमारे साथ भाऊ थे और मुझे लगता है कई चीज़ें इस तरह से निकली हैं जो आम आदमी कैसे सोचता है और हम कैसे सोचते हैं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी बात बहुत सीखने की होती है। चलिए, आप लोग देखते हैं तो इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।